नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। केजरीवाल सरकार की नई आबकारी नीति को लेकर दिल्ली में चल रहे घमासान के बीच बीजेपी ने गुरुवार को एक और स्टिंग जारी किया है। स्टिंग में अमित अरोड़ा नाम के एक शख्स को दिखाया गया है। बीजेपी का आरोप है कि आबकारी नीति के जरिए करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी, दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता आदि ने स्टिंग को जारी करते हुए कहा कि अमन अरोड़ा आबकारी घोटाले का आरोपी नंबर 9 है और उसने पूरी पोल खोल दी है कि किस किस से कितना पैसा लिया गया और किस तरह से घोटाला हुआ। बीजेपी ने कहा कि पूरी की पूरी पॉलिसी घोटाले के लिए ही तैयार की गई। स्टिंग में अमन अरोड़ा अपने सामने बैठे शख्स से कहता है कि अमन डल और अनंत बाइंस इन दोनों आदमियों को 10,000 करोड़ रुपए का धंधा कैसे दिया, इसके पीछे वजह बताई जानी चाहिए। ये दो ही लोग काम क्यों करेंगे। अरोड़ा कहता है कि आज की तारीख में अमन डल और अनंत बाइंस पंजाब में किसी भी रिटेलर का धंधा बंद करा सकते हैं। जिसको ये लोग माल नहीं देंगे उसकी दुकान बंद हो जाएगी। अमन अरोड़ा कहता है कि वो दिनेश अरोड़ा को जानते थे और कई लोग उनको ही दिनेश अरोड़ा समझते थे और जब मेरा नाम इस मामले की जांच में आ गया है तो जांच में शामिल होना होगा। अमन अरोड़ा आगे कहता है कि आबकारी नीति बनाने में सारा काम विजय नायर, समीर महेंद्रू, अमन डल, मैडम चड्डा और अरुण पिल्लई नाम के शख्स का था। वो कहता है कि अगर कोई बंदा ड्रग्स भी बेचे तो भी इतने पैसे नहीं कमा सकता। 10 करोड़ रुपए लगाए होंगे और 150 करोड़ रुपए अभी तक कमा लिए गए हैं। अरोड़ा सामने बैठे शख्स से बातचीत के दौरान कहता है ये बात तो सोचने लायक है कि पहले 10 लाख रुपए का लाइसेंस था होलसेल का, केजरीवाल सरकार ने इसको 5 करोड़ का कर दिया। पूरे हिंदुस्तान में 5 करोड़ का लाइसेंस नहीं होता और ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि छोटा प्लेयर रहे ही ना। अमन अरोड़ा कहता है कि दिल्ली में ऐसा क्या हो गया जहां हर महीने 4 से 5 लाख पेटी बिकती थी, वहां 15 लाख पेटी बिक रही हैं। आबकारी नीति के मामले में बीजेपी के द्वारा स्टिंग जारी किए जाने के बाद उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि सीबीआई को स्टिंग की जांच करने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लेना चाहिए। मनीष सिसोदिया ने अमन अरोड़ा के स्टिंग को लेकर कहा उनके घर पर सीबीआई की छापेमारी हुई, कुछ नहीं मिला। उसके बाद उनके बैंक लॉकर को खंगाला गया, वहां भी कुछ नहीं मिला। सिसोदिया ने कहा उसके बाद तमाम तरह की जांच हुई लेकिन उन जांच में भी कुछ नहीं मिला। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि अब बीजेपी के लोग स्टिंग लेकर आ गए हैं और इन स्टिंग में कुछ लोगों से कहलवाया जा रहा है, इनको पैसे दिए गए होंगे। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सिसोदिया ने कहा कि वो बीजेपी से अनुरोध करते हैं कि ये जो तथाकथित स्टिंग है उसे वो तुरंत सीबीआई को दें और सीबीआई इसकी 4 दिन के अंदर जांच करे और उन्हें गिरफ्तार कर ले। सिसोदिया ने कहा कि बीजेपी सीबीआई की एक्सटर्नल ब्रांच है और अब क्योंकि वो स्टिंग कर चुकी है तो सीबीआई इसकी तेजी से जांच करे और अगर स्टिंग में किसी भी तरह का कोई सच है तो आने वाले सोमवार तक उन्हें गिरफ्तार कर लें। उन्होंने कहा कि वरना ये माना जाएगा ये स्टिंग जारी करना प्रधानमंत्री के दफ्तर से रची गई एक साजिश है। उन्होंने कहा कि अगर ये स्टिंग सही साबित नहीं हुआ तो पीएम को माफी मांगनी चाहिए। कर्नाटक कांग्रेस प्रमुख डीके शिवकुमार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने समन जारी किया है। इसको लेकर डीके शिवकुमार ने ट्वीट कर कहा कि भारत जोड़ो यात्रा और विधानसभा सत्र के बीच उनको एक बार फिर से ईडी ने समन जारी किया है और पेश होने को कहा है। शिवकुमार ने कहा कि मैं सहयोग करने के लिए तैयार हूं, लेकिन इस समन का समय और मुझे जो प्रताड़ित किया गया है वो मेरे संवैधानिक और राजनीतिक कर्तव्यों के निर्वहन में आड़े आ रहा है। बता दें इस सप्ताह की शुरुआत में कर्नाटक कांग्रेस ने इस दक्षिणी राज्य में व्याप्त कथित भ्रष्टाचार के विरोध में 40% सरकार भाजपा का मतलब भ्रष्टाचार शीर्षक से एक अभियान शुरू भी किया था। वहीं डीके शिवकुमार के इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है ये भारत जोड़ो यात्रा को पटरी से उतारने की मोदी की रणनीति का हिस्सा है लेकिन वो सफल नहीं होंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि अगर 2024 में विपक्ष की सरकार बनती है तो वो बिहार ही नहीं बल्कि अन्य पिछड़े राज्यों को भी विशेष राज्य का दर्जा देंगे। उन्होंने कहा कि हम तो इसके लिए कैंपेन करते रहे हैं, हमेशा से ये आवाज़ उठाते रहे हैं। नीतीश ने कहा कि अगर सब एकजुट होंगे और बीजेपी की जगह सरकार बनाएंगे तो हम निश्चित रूप से विशेष राज्य का दर्जा देंगे। आज छठे दिन कर्नाटक हिजाब बैन मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील जयना कोठारी ने तर्क दिया कि कर्नाटक सरकार द्वारा शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध लगाना इंटरसेक्शनल भेदभाव का मामला है जिसमें धर्म और लिंग दोनों के आधार पर भेदभाव शामिल है। वहीं वरिष्ठ अधिवक्ता अब्दुल मजीद धर ने कहा हम एक महान राष्ट्र में रह रहे हैं जिसमें एक महान संविधान हमारी और हमारे विश्वास की रक्षा कर रहा है।
हमारे पास प्रस्तावना द्वारा गारंटीकृत संवैधानिक संरक्षण है। वरिष्ठ वकील ने कहा, प्रस्तावना में फेथ और बिलीफ संरक्षित हैं, जिसे बेसिक स्ट्रक्चर में रखा गया है। वहीं एडवोकेट शोएब आलम ने तर्क दिया, हिजाब व्यक्ति की पहचान का मामला है और सार्वजनिक निगाहों से सुरक्षित महसूस करने के लिए एक व्यक्ति अपने शरीर को किस हद तक ढकना चुनता है, यह व्यक्तिगत पसंद का मामला है। इसे किसी व्यक्ति के सार्वजनिक स्थान पर होने के आधार पर नहीं हटाया जा सकता है। लाइव लॉ के अनुसार आलम ने तर्क दिया, हिजाब व्यक्ति की पहचान का मामला है और ये व्यक्ति की गरिमा से जुड़ा है, जहाँ तक कि एक कैदी के भी मौलिक अधिकार होते हैं। वरिष्ठ वकील ने कहा, एक तरफ मेरा शिक्षा का अधिकार है, दूसरी तरफ मेरा निजता का अधिकार है, सम्मान का अधिकार है, संस्कृति का अधिकार है। राज्य सरकार का कहना है, हम आपको शिक्षा देंगे बशर्ते आप अपनी गोपनीयता का अधिकार सरेंडर कर दें। क्या ये किया जा सकता है? उन्होंने कहा, इसका उत्तर नहीं है। कर्नाटक में हिजाब बैन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बार बार याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकीलों ने कहा कि हाई कोर्ट का यह फैसला कि हिजाब इस्लाम में जरूरी प्रथा नहीं है, ये गलत है। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर कॉलिन गोंजाल्विस ने कहा कि हाई कोर्ट की कई टिप्पणियों ने समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत किया और अन्य धर्मों को इस्लाम के बारे में गलत धारणा दी। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट का फैसला अल्पसंख्यक समुदाय के लिए सम्मानजनक नहीं है, ये एक तरफा दृष्टिकोण था। फैसले को रद्द कर हाई कोर्ट की एक अलग बेंच को वापस भेजना चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि हिजाब कई मुस्लिम लड़कियों की अंतरात्मा के लिए जरूरी है और उन्हें भारतीय संविधान के तहत सिख पगड़ी और कृपाण के समान सुरक्षा दी जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में एक दलित परिवार की 2 सगी नाबालिग बहनों के शव पेड़ से लटके मिलने से हंगामा मचा है। पुलिस ने इस मामले में 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस ने इस मामले में आईपीसी की हत्या और बलात्कार से जुड़ी धाराओं के साथ ही पॉक्सो एक्ट के तहत भी मुकदमा दर्ज किया है। लखनऊ रेंज की पुलिस महानिरीक्षक लक्ष्मी सिंह ने कहा कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इस मामले में मृतक लड़कियों की मां ने कहा है कि मोटरसाइकिल पर आए कुछ लोगों ने लड़कियों का अपहरण कर लिया था। परिजनों ने उनका बलात्कार और हत्या किए जाने का आरोप लगाया है। गांव के एक व्यक्ति ने नाबालिग दलित बहनों के शव पेड़ से लटके देखे और ग्रामीणों को इस बात की सूचना दी। इसके बाद ग्रामीणों ने जोरदार प्रदर्शन किया और सड़क को जाम कर दिया। लखीमपुर खीरी के निघासन में 2 नाबालिग दलित बहनों के शव पेड़ से लटके मिलने के मामले में पुलिस ने 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन ने गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा है कि लड़कियों को बहला फुसला कर ले जाया गया था। उन्होंने कहा कि लड़कियों से उनकी मर्जी के खिलाफ शारीरिक संबंध बनाए गए। इस मामले में अभियुक्त बनाए गए 6 लोग छोटू, जुनैद, सुहेल, आरिफ, करीमुद्दीन, हफीजुर रहमान और ये सभी लालपुरवा गांव के रहने वाले हैं। उन्होंने कहा कि छोटू ने ही लड़कियों की अभियुक्तों से दोस्ती करवाई थी, लेकिन वो मौके पर नहीं गया था। पुलिस ने अपहरण की बात से इनकार किया, जबकि इस मामले में मृतक लड़कियों की मां ने कहा कि बाइक पर आए कुछ लोगों ने लड़कियों का अपहरण कर लिया था। परिजनों ने उनका बलात्कार और हत्या किए जाने का आरोप लगाया है। लखीमपुर में दलित बहनों के साथ रेप की घटना को लेकर विपक्ष ने बीजेपी की योगी सरकार पर हमला बोल दिया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि निघासन पुलिस थाना क्षेत्र में 2 दलित बहनों को अगवा करने के बाद उनकी हत्या और उसके बाद पुलिस पर पिता का यह आरोप बेहद गंभीर है कि बिना पंचनामा और सहमति के उनका पोस्टमार्टम किया गया। लखीमपुर में किसानों के बाद अब दलितों की हत्या हाथरस की बेटी हत्याकांड के जघन्य पुनरावृत्ति है। इसके अलावा कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा है कि लखीमपुर में 2 बहनों की हत्या की घटना दिल दहलाने वाली है। परिजनों का कहना है कि उन लड़कियों का दिन दहाड़े अपहरण किया गया था। रोज अखबारों और टीवी में झूठे विज्ञापन देने से कानून व्यवस्था अच्छी नहीं हो जाती। आखिर उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराध क्यों बढ़ते जा रहे हैं? बसपा प्रमुख मायावती ने इस घटना की निंदा की और कहा कि यूपी में अपराधी बेखौफ हैं क्योंकि सरकार की प्राथमिकताएं गलत हैं। उन्होंने कहा यह घटना यूपी में कानून व्यवस्था व महिला सुरक्षा आदि के मामले में सरकार के दावों की जबरदस्त पोल खोलती है। हाथरस सहित ऐसे जघन्य अपराधों के मामलों में ज्यादातर लीपापोती होने से ही अपराधी बेखौफ हैं। यूपी सरकार अपनी नीति, कार्यप्रणाली व प्राथमिकताओं में आवश्यक सुधार करे। वहीं यूपी सरकार के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा इस प्रकरण में सरकार इन पर ऐसी कार्रवाई करेगी कि इन अभियुक्तों की आने वाली पीढ़ियों की रूह कांपेगी। उन्होंने कहा इनको सरकार जल्द सजा दिलवाएगी। महाराष्ट्र में वेदांता फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर परियोजना का विवाद अभी थमा भी नहीं था कि महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे ने एकनाथ शिंदे सरकार को फिर से निशाने पर ले लिया है।
पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे ने कहा कि वेदांता फॉक्सकॉन के बाद अब महाराष्ट्र से एक बड़ी ड्रग्स कंपनी की विदाई हो गई है। आदित्य ठाकरे का कहना है कि बल्क ड्रग्स पार्क प्लांट महाराष्ट्र में लगाया जाना था, जिसके लिए पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की थी, लेकिन अब ऐसी खबर है कि इस ड्रग्स पार्क प्लांट को भी महाराष्ट्र से किसी दूसरे राज्य में शिफ्ट कर दिया जाएगा। आदित्य ठाकरे का कहना है, अगर ये बल्क ड्रग्स पार्क की परियोजना महाराष्ट्र में स्थापित होती तो इससे करीब 80,000 लोगों को रोजगार मिलता। आदित्य ठाकरे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर आरोप लगाया कि अगर ये दोनों नेता वेदांता फॉक्सकॉन और बल्क ड्रग्स पार्क परियोजना के मामले में गंभीरता से केंद्र सरकार से बातचीत करते तो आज न केवल ये दोनों परियोजनाएं महाराष्ट्र में लग रही होती, बल्कि लगभग 3 लाख लोगों को महाराष्ट्र में रोजगार भी मिलता। बता दें, फॉक्सकॉन के गुजरात में जाने के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे घिर गए हैं, जिसके बाद उन्होंने पीएम मोदी से भी बात की है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र में निवेश और बड़े प्रोजेक्ट पर सहयोग मिलने को लेकर दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई। कनाडा के टोरंटो में बीएपीएस स्वामीनारायण मंदिर की दीवार पर भारत विरोधी और खालिस्तानी समर्थक नारे लिखने की भारत सरकार ने निंदा की है। भारत ने इस मामले में कनाडा के अधिकारियों से इस मामले की जांच की मांग की। टोरंटो स्थित भारतीय उच्चायोग ने इस बारे में एक ट्वीट में कहा, हम टोरंटो के बीएपीएस स्वामीनारायण मंदिर की दीवार पर भारत विरोधी नारे लिखे जाने की कड़ी निंदा करते हैं। हमने कनाडा के अधिकारियों से इस मामले की जांच करने और अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। वहीं कनाडाई सांसद चंद्र आर्या ने एक ट्वीट में कहा कि कनाडा के खालिस्तानी आतंकवादियों के टोरंटो मंदिर पर नारे लिखने की घटना की सभी को निंदा करनी चाहिए। ये अकेली घटना नहीं है। हाल में कुछ समय से हिंदू मंदिरों को घृणा अपराध के जरिए निशाना बनाया गया है। इन घटनाओं को लेकर कनाडा के हिंदुओं की चिंता जायज़ है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।